दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश में बेरोजगारी यूं ही नहीं बढ़ती, किसी भी देश में गरीबी यूं ही नहीं बढ़ती, किसी भी देश में सरकारी सामानों की नीलामी यूं ही नहीं होती और किसी भी देश में सार्वजनिक उपक्रम निजी हाथों में यूं ही नहीं सौंपे जाते। हर कोई जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए, देश को चलाने के लिए इतनी पूंजी सत्ता और सरकार के पास ना हो तो फिर वो क्या करेगी? एक के बाद एक सार्वजनिक उपक्रमों को बेचेगी, निजी हाथों में सौंपेगी, चाहे वो कौड़ियों के मोल ही क्यों ना हो। और शायद यही वजह है कि भारत में बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है, उसमें भी जो बच्चे एजुकेटेड ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन के साथ मौजूद हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। आप कल्पना कर पा रहे हैं कि इस देश में ग्रेजुएट लड़कों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी? 42% 2017 में हुआ करती थी, लेकिन 2020 तक आते आते यह 64% तक पहुंच गई है। इस देश के भीतर में गरीबी बढ़ गई है। एनएसओ का डाटा निकल कर आया, लेकिन सरकार ने वो डाटा भी छुपा लिया और 2013-14 में जो पॉवर्टी लाइन 22% को दायरे में लिए हुई थी, वह 2019-20 में 26% तक पहुंच गई। लेकिन सवाल है, डाटा छुपाने से या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर किसी तरीके से इस देश को चलाने की प्रक्रिया इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए आज हम शायद इस कंगाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में जो सरकार एक आखिरी कील ठोकने जा रही है, हमें लगता है उसको लेकर अब सचेत हो जाइए। क्योंकि भारत के भीतर में जितने भी पीएसयूज हैं, उसमें आप बैंकों को भी जोड़ लीजिए, जो भी कंगाल होने की स्थिति में आए उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे से मदद किया। भारत के भीतर में बैंक भी डूबने लगे तो उसे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पैसा देकर उसे मजबूत करने की कोशिश की। और भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 2017-22 तक जो आखिरी पंचवर्षीय योजना इस देश में चल रही है, उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा नहीं बल्कि एक लिहाज से पूरा पैसा ही जिस ऑर्गेनाइजेशन का लगा हुआ है वह भी संयोग से सरकारी है। और 1956 में इस देश में बीमा क्षेत्र को लेकर जब नेशनलाइजेशन का जिक्र हुआ था, उस वक्त नेहरू ने कहा था पार्लियामेंट के भीतर में, हम इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं कि लोगों का पैसा जो बीमा क्षेत्र में लगेगा उसको कम से कम लूटने की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि अभी तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे वह बीमा के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। तो सबको एक साथ कर 1956 में पार्लियामेंट के भीतर एक कानून बना था। लेकिन कल्पना और परिस्थितियों को देखिए, 65 बरस के बाद उसी संसद को इंतजार हो चला है कि अब एक कानून पास करेंगे जिसमें इस बीमा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी होगी। इसको टेक्निकल वर्ड में आईपीओ कहते हैं, लेकिन आईपीओ एलआईसी का। एलआईसी भारत में एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की किसी भी संस्था की तुलना में सबसे बड़ी है। एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी देश के नागरिकों की संख्या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ी हो वह सबसे ज्यादा है। जितनी बड़ी पूंजी उस ऑर्गेनाइजेशन यानी एलआईसी में लगी है, उतनी दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनता का पैसा नहीं लगा है। लेकिन 100% हिस्सेदारी बीते 65 बरस से इस देश की सरकार के पास रही और इस एलआईसी ने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा बनाया। देश भर के हर कमोवेश हर राज्य में, और हर राज्य के हेडक्वार्टर्स यानी कैपिटल में ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर उसके अपने दफ्तर हैं। इतनी बड़ी तादाद में उसमें कर्मचारी काम करते हैं जो लाखों की तादाद में है। इतना बड़ा स्टाफ, इतने सारे ऑफिस और इस देश के 24 करोड़ लोग अपनी पॉलिसीज के साथ एलआईसी से जुड़े हैं। यानी कल तक, यानी अभी तक भी जो दूसरों को खरीद लेता था, अब उसी को अगर बेचने की तैयारी हो रही है, तो क्या यह भारत की कंगाल होती अर्थव्यवस्था के ताबूत में कहीं आखिरी कील तो साबित नहीं होने जा रही है? आज इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले एक स्थिति देख लीजिए, सिर्फ 5 करोड़ भारत सरकार ने 1956 में दिए थे और एलआईसी उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी। लेकिन उसके बाद से पहली योजना में ही 1956 से 61 के बीच में 18,400 करोड़ रुपए इस देश के लोगों ने एलआईसी में लगाए और एलआईसी ने वो पैसा भारत सरकार को
दिया और भारत सरकार ने उसको अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में लगाया। इस रफ्तार को जब आप समझना शुरू करेंगे तो 1997 से 2002 तक के बीच आते आते 1 लाख से पार हो गया 1,70,000 करोड़ रुपया। यह एलआईसी का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा और वो एलआईसी में पैसा जो आ रहा था वो अलग अलग लोग जो पॉलिसीज लेते थे उन्हीं का पैसा था। क्योंकि जब आप 100% हिस्सेदारी सरकार की होती है तो गारंटी सरकार लेती है, लेकिन जब निजी हाथों में वो चीजें जाएंगी तो फिर गारंटी सरकार की नहीं होगी और प्राइवेट सेक्टर की होगी। और इस देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर का पहला मंत्र है खुद मुनाफा कमाना, जनता को मुनाफा देना नहीं। तो बीमा का प्रीमियम और बीमा को लेकर जो पैसा दिया जाता है वह आने वाले वक्त में क्या होगा यह तो दूर की गोटी है। लेकिन जिस देश में 24 करोड़ लोग एलआईसी से जुड़े हों और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 से 2022 तक में जो पैसा लगा हुआ है वो 28,01,483 करोड़ है। सरकार को तय करना है, सरकार के मातहत यह संस्था चलती है, जनता इसमें पैसा देती है, उसके जरिए उसको जो भी बोनस मिलता है और जो भी मिलता है, क्योंकि बीमा क्षेत्र का मतलब ज्यादातर यही होता है कि मौत के बाद आपको बहुत सुविधाएं और पैसे के जरिए जो भी है आपको मिल जाएगा, लेकिन मौत नगण्य के बराबर है, वो दशमलव में आएगी और बाकी जो पैसा मिलता है इससे एलआईसी फैलती फूलती चली गई। देश के कितने बड़े हिस्सों में वो काम कर रही है, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर काम करने वाले लोग हैं, या इससे समझ लीजिए कि 1,40,000 कर्मचारी हैं। इससे समझ लीजिए कि उसमें जो एजेंट काम करते हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 12 लाख के करीब है। इस देश के भीतर में उसके 2000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 8 जोनल ऑफिस जो पूरे उसके एसेट हैं और सारी चीजें ये 36 लाख करोड़ की हैं। उसका 25% हिस्सा आईपीओ में आएगा। आईपीओ का मतलब होता है वो शेयर बाजार में चला जाएगा। शेयर बाजार का मतलब यह होता है कि शुरुआत में उसको बड़ी तादाद में लोग खरीदेंगे, लेकिन उसके अगले बरस उसकी कीमत जब बढ़ेगी तो जो बड़ी कीमत देगा और जो कम कीमत में वो शेयर्स होंगे वह उसको बेचेगा और मुनाफा पालेगा। लेकिन ये बड़ी कीमत कौन खरीदेगा? जाहिर है पैसा किसके पास होगा? आम आदमी के पास नहीं होगा। इस देश में जिसने प्रीमियम ले रखा है उसके पास पैसा नहीं होगा, कॉरपोरेट के पास होगा, इंडस्ट्रियलिस्टों के पास होगा। इस देश के भीतर में जो भी पूंजीपति है उसके पास पैसा होगा। एलआईसी पर धीरे धीरे प्राइवेट हाथों का कब्जा फैलता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो एलआईसी ने किस किस रूप में कितनी मदद इस देश को की है, इसको आप सिर्फ इससे समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में जो लोग भी इस वक्त अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और वह पैसा बैंक से उठाते हैं, उन बैंकों को भी पैसा एलआईसी ने दिया होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, उसका जो घपला घोटाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के जरिए हुआ, उससे एक बड़ा नुकसान एलआईसी का हुआ। एलआईसी ने पीएनबी को भी लगभग 1400 करोड़ रुपए उसके भी डूब गए। इतना ही नहीं, कुछ और बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सारे बैंकों को उसने अपने तौर पर पैसा दिया हुआ है। आईडीबीआई बैंक जब कंगाल होने की स्थिति में आया तो किसने खरीदा? 13,000 करोड़ के लगभग एलआईसी ने ही लगाया और 91% 51% की हिस्सेदारी आज की तारीख में एलआईसी की है। एलआईसी हर चीज को उबारता रहा है, लेकिन इसी दौर में ऐसा क्या होता है, मोदी काल में ही ऐसा क्यों होता है कि एलआईसी का एनपीए भी 100% बढ़ जाता है। यानी जिस वक्त मोदी सत्ता में नहीं थे उस वक्त एनपीए 3.3%, आज की तारीख में वो 6.5% से पार कर गया है एनपीए। इसी काल में ऐसा क्यों होता है? इसी काल में वो तमाम कंपनियां पैसा क्यों नहीं लौटा पाती हैं और इसी काल में वो कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित क्यों कर देती है? जो बैंकों से लोन लेती है, जो एलआईसी से लोन लेती है, जो एलआईसी बैंकों को लोन देती है, वो सारी चीजें इसी दौर में क्यों डूबती है? और अब जब डूब रही है और ये परिस्थितियां देश में चल रही है तो क्या एलआईसी को भी आप बेचने की प्रक्रिया में आ रहे हैं? आईपीओ में 25% बेचा जाएगा, सरकार कहती है, और यह भी कहती है कि हमारी भागीदारी 51% के नीचे नहीं जाएगी, हमारा ही चलेगा। लेकिन जो भी शेयर बाजार को और इस देश की प्राइवेट इकोनॉमी को समझता है वो बहुत
शानदार तरीके से जान रहा होगा। सरकार आज 25% बेचेगी, कल फिर 25% बेचेगी, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी कंपनियों की अपनी साझेदारी उसके बाद बेचने की प्रक्रिया में उसकी 51% हो जाएगी। यानी इतनी बड़ी तादाद में जो लाखों कर्मचारी आज काम कर रहे हैं और जो एलआईसी की यूनियन है वह भी देखिए खामोश है। इस देश के भीतर में जो कर्मचारी तबका है वह भी खामोश है। यह कौन सी परिस्थिति है, जबकि हर कोई जानता है कि बीते 7 वर्ष में सिर्फ पीएसयूज में जो लोग काम करते थे उसमें तकरीबन 6 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, या फिर उसकी तादाद में 6 लाख की कमी आ गई है। 16 लाख से हम लोग 9.5 पौने 10 लाख तक पहुंच चुके हैं। पीएसयूज में जो अधिकारी पेरोल पर थे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है इसी 7 वर्ष में। यानी भारत की अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके से एक कंगाल होने की परिस्थिति में है, जहां बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है जीएसटी कलेक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, सीधा रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, टैक्स नहीं आ पा रहा है, हम गवर्नेंस को कैसे चलाएं, हम क्या नोट वाकई छापना शुरू कर दें या फिर सारी चीजों को बेच दें और बेचने के बाद जो पैसा आए उसके जरिए इस देश को चलाने की एक प्रक्रिया में लेकर आए। हो यही रहा है, लेकिन इन सब के बीच एलआईसी में इस देश की सरकार का पैसा नहीं लगा है, किसी कंपनी का पैसा नहीं लगा है, बल्कि इस देश के बीमा धारकों का पैसा लगा है, और वह इतनी बड़ी तादाद में है। अब इसको इस रूप में समझिए कि इस देश के भीतर में जो भी हाल फिलहाल में दिवालिया होने वाली कंपनी या घोटाले करके भागने वाली कंपनी या फिर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत जिसने भी एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया, हम 1 दर्जन नाम लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा इन सभी के जरिए एलआईसी का पैसा डूबा है। एलआईसी को पैसा डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड 6,500 करोड़ रुपया, रिलायंस कैपिटल 4,000 करोड़ रुपया, इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस 3,250 करोड़ रुपया, पिरामल कैपिटल हाउस एंड हाउसिंग 1,500 करोड़ रुपया, यस बैंक 6,000 करोड़ रुपया। ये एक लंबी फहरिस्त है। इसमें इंडस्ट्रीज का नाम आएगा तो एबीजी शिपयार्ड, आलोक इंडस्ट्री, एमटेक एफ्रो, मडनेरा इंडस्ट्रीज, जेपी इंफ्राटेक, ज्योति स्ट्रक्चर्स, रेनबो पेपर, ऑर्चिड फार्मा, ये तमाम एक लिस्ट है जो बताने के लिए काफी है कि किस रूप में एलआईसी का पैसा यहां पर गया है, और यह जनता का पैसा था। ओएनजीसी जब डूबने और एनजीसी के आईपीओ का जब जिक्र आया तो 1,40,000 करोड़ रुपए और किसी ने नहीं लगाए, एलआईसी नहीं लगाए। जो सरकारी सिक्योरिटीज और शेयर बाजार में जो पैसा लगा है वो एलआईसी का औसतन कमोवेश हर बरस लगभग 55 से 65,000 रुपया लगता ही है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज ध्यान दीजिए, इस देश में किसी भी मुश्किल हालात में कौन उभारने वाला था तो वो एलआईसी थी, जिसके लिए आईपीओ की तैयारी सरकार ने कर ली है। अगले सत्र में वो पार्लियामेंट में लेकर आएगी और कहेगी हमें चाहिए कि आईपीओ लाने के लिए उस कानून में तब्दीली कर दी जाए, जिस कानून के तहत 1956 में कहा गया था कि हर बीमा धारक को पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब वो शिफ्ट हो जाएगी और वो निजी हाथों में जब जा रहा है तो ये कॉलम भी हट जाएगा उससे। अब सवाल ये है कि भरोसे का प्रतीक तो एलआईसी है, ये उसके नारे में चलता है, लेकिन इन सब के साथ जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लगभग 11-12 लाख एजेंट हैं, 1,41,000 एम्प्लॉई हैं, और इंश्योरेंस मार्केट शेयर जो है यानी इस देश के भीतर में जो बीमा क्षेत्र है उसका जो पूरा सिर्फ एलआईसी का शेयर है, क्योंकि यह आईपीओ निकालने के लिए जो पेपर तैयार किया गया है उसमें मेंशन किया गया है 69%। 2014 तक यह 76% था, आज यह 69% है। और एलआईसी की अलग अलग कंपनियां और भी हैं जिसमें हाउसिंग फाइनेंस भी है, एलआईसी म्यूचुअल फंड भी है, एलआईसी पेंशन फंड भी है, एलआईसी कार्ड सर्विस भी है। ये तमाम चीजें इसके जरिए, और दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां पर यह एलआईसी के दफ्तर हैं और वो डायरेक्ट चलाती है। उसमें फिजी है, उसमें मॉरिशस है, उसमें ब्रिटेन का जो इलाका है वेम्बले, वहां पर भी इसका ऑफिस है। और भारत के भीतर में चाहे वह कनॉट प्लेस का इलाका हो, चाहे मुंबई में नरीमन पॉइंट का इलाका हो, लखनऊ, हैदराबाद, पटना, कहीं पर भी जो प्राइम जगह पर है वहां पर इसकी संपत्ति, इसका हेडक्वार्टर काम करता है। सवाल यह है कि यह सारी संपत्ति क्या धीरे धीरे एक झटके में चली जाएगी प्राइवेट हाथों में, और भारत के भीतर में जो अभी तक जो कंपनी तमाम परिस्थितियों से इस देश को बचाते चली आई थी। जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि इस देश में कितने लोग हैं एलआईसी से जुड़े हुए, जो आईपीओ में जिक्र किया जा रहा है वो तकरीबन 30 करोड़ लोगों का है।
यानी एवरेज इस देश के भीतर में जो भी पैसा जिस भी रूप में लग रहा है, उसमें एक परिकल्पना यह सोचिए कि जो LIC के पास पैसा आया, जैसे कोविड से पहले के साल में आप देखिए, जो ग्राहकों के जो प्रीमियम से कमाई थी वह 3,37,000 करोड़ की थी 2019 में जो रिटर्न जो निवेश से आ रहा था वो तकरीबन 2,20,000 करोड़ का था। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज तमाम कंपनियां उठाए हुए हैं वह अभी भी इनको दे नहीं पा रही है। यह कर्ज की स्थिति है। और जिस रूप में NPA दुगना हो गया, 3.3% से बढ़कर 6.5% हो गया, यह बताने के लिए काफी है कि बीते 65 बरस में इस देश के भीतर में कोई भी PSU LIC के तौर पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, क्योंकि जनता इसी पर भरोसा करती रही और LIC के जरिए जनता ने अपने सुरक्षा को भी देखा। लेकिन अब जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगी और पैसा डाइवर्ट होगा, तब क्या होगा? इसका अगला सवाल यह है कि इस देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाने में सबसे बड़ी तादाद इस देश के भीतर में LIC की रही है। और LIC को संयोग से NDA गवर्नमेंट ने ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खोला। वाजपेयी सरकार ने पहले राउंड में 26% किया, फिर 49% किया, मोदी गवर्नमेंट ने 74% कर दिया। और इन सब के बीच जो IPO लाने की तैयारी हो रही है, और जिस IPO को लेकर यह कहा जा रहा है कि हम तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया इससे हमको मिल जाएगा। लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया सरकार को IPO के जरिए जो कमाने का जो टारगेट रखा गया है, इसके अलावे भी डिसइन्वेस्टमेंट का एक बड़ा टारगेट रखा गया है। और बीते दिनों जो निजीकरण को लेकर 6 लाख करोड़ का जो टारगेट बताया गया है, आखिर कोई भी कंपनी इस दौर में क्यों डिसइन्वेस्टमेंट जो सरकार ऐलान कर रही है वो नहीं खरीद पा रही है? और किसी ने नहीं खरीदा। जिस डिसइन्वेस्टमेंट के तहत इस बार सरकार के बजट में 1,75,000 करोड़ का जो टारगेट है, जानकर हैरत होगा कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट की रकम जो है वो 10,000 करोड़ भी पार नहीं कर पाई है। लेकिन इसके IPO से सरकार को तकरीबन 1 लाख करोड़ की कमाई होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि यह दुनिया के सबसे रईस ऑर्गेनाइजेशंस में है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसका मार्केट शेयर 70% तक है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लाखों रुपया लगातार लगाए हुए हैं। और उस सफर पर अगर आप चलना चाहें, जो हमने जिक्र किया था 1956 से 61 के बीच में 18,400 करोड़ रुपया, और जब इस सफर को आगे बढ़ाइएगा तो 1980 में यह बढ़कर हो जाता है 7,000। उस समय कुछ कम हुआ था क्योंकि भारत की इकोनॉमी डामाडोल थी, लेकिन इसमें रफ्तार सही मायने में आती है 1997 के बाद से। और उस रफ्तार की स्थिति यह हो गई कि 2012-17 में जो खास तौर से पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 14,23,000 करोड़ रुपए LIC का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा, इस देश को बनाने में लगा। यानी जनता का पैसा ही सरकार PSUs के जरिए कैसे इस देश को डेवलप करती है, यही तरीका ही रहा है। दूसरा कोई मॉडल कहीं पर काम करता नहीं है। लेकिन जब आप जनता के पैसे को, चाहे वो बैंक के जरिए हो, चाहे वो LICs के जरिए हो, अगर इन पैसे को आप प्राइवेट हाथों में उनको ताकत दे देते हो, तो वह अपने मुनाफे को कहीं तेजी से आगे बढ़ाएंगे, आपके पास एक मुश्त पैसा आ जाएगा। यहीं से असल सवाल शुरू होता है, क्या वाकई भारत की स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर पहली बार भारत उस कंपनी को भी बेचने को तैयार है जो उस कंपनी की हैसियत तमाम कंपनियों को खरीदने की है? क्योंकि ध्यान दीजिए, BPCL जो डिविडेंड सबसे ज्यादा जिसने इस बरस दिया, तकरीबन 8,600 करोड़ रुपया, उसको खरीदने के लिए भी अभी जो कमाई सरकार सोच रही है वो 45 से 50,000 करोड़ के बीच में सोच रही है कि वह पावर दे दिया जाए। उसके लिए अलग अलग बिड हुई है, लेकिन अभी भी किसी ने लिया नहीं है। तरीका सरकार के पास दूसरा बच नहीं पा रहा है, क्योंकि इस देश के भीतर में कोई भी कुछ भी अगर लेगा तो उसको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी और इस देश को आगे बढ़ना भी होगा। लेकिन देश के जेब में तो पैसा ही नहीं है। जो कंज्यूमर क्लास था उसके पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास टैक्स के तले दबा जा रहा है। अब अपर क्लास जो है वो समझ रहा है कि उसकी इंडस्ट्री में काम नहीं है, प्रोडक्शन बंद है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद है। एक के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति को भी अगर देखना शुरू कीजिए, कल ही तो ऐलान हुआ है कि फोर्ड
अपने मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रहा है। इससे पहले जनरल मोटर्स ने बंद किया था, हार्ले डेविडसन जा चुका है। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती है कि भारत के भीतर का वो मार्केट गायब हो चला है जो कि कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्ता पर टिका हुआ था, जहां पे खरीदार की जेब में पैसा था। अब आपके पास ना रोजगार है और ना ही रईसी है, लेकिन सरकार की रईसी और सरकार चलाए रखने के लिए जो बेसिक पैसा चाहिए वो पैसा हम इस देश को ही बेच दें क्या? क्योंकि एलआईसी का बिकना और एलआईसी के आईपीओ में तब्दील होकर धीरे धीरे शेयर मार्केट के जरिए वो शेयर्स ट्रांसफर होना पैसे वालों के पास, ये एक प्रक्रिया है बहुत धीरे धीरे की, जिसमें वह कॉरपोरेट के हाथों में एलआईसी भी चली जाएगी। लेकिन यह भी समझिए कि वो तमाम कॉरपोरेट्स एलआईसी के प्राइवेट सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जब एफडीआई लेकर आए अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद से इस देश में 16 कंपनियां आई जो बीमा क्षेत्र से जुड़ी थी। आज की तारीख में बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई प्राइवेट कंपनियां जिसका कहीं कोई भागीदारी है, वो ऐसी संख्या उसकी लगभग 50 है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका सबका शेयर मिलाकर भी 30% से ऊपर नहीं जा चुका है। एलआईसी अपने आप में 70% शेयर के साथ मार्केट को घेरे हुए है। तो जो प्राइवेट सेक्टर पे लोगों का भरोसा नहीं है, उसी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में यह सरकारी परिस्थिति भी अगर आप सौंप रहे हैं, और उस बड़ी पूंजी के साथ जो देश के अलग अलग हिस्सों में जिसकी एक पहचान और पकड़ है, अगर वह आईपीओ के जरिए, यह बहुत साफ है कि आईपीओ के बाद सरकार कह रही है कि हम पॉलिसी धारकों को सोवरेन गारंटी देंगे। लेकिन सवाल है कि फर्स्ट आईपीओ आएगा, कुछ दिन बाद देश की नब्ज टटोली जाएगी, फिर सेकंड आईपीओ भी आएगा, तब तक इस आईपीओ की कीमत शिफ्ट हो चुकी होगी शेयर मार्केट के हिसाब से, और धीरे धीरे कॉरपोरेट का ये खेल जो शुरू होगा, इसको आप इसलिए भी समझिए क्योंकि इसमें हर उस कॉरपोरेट, बड़े कॉरपोरेट की रुचि है जहां पर एकमुश्त कंज्यूमर उसको मिल रहा हो, और एलआईसी का कंज्यूमर एकमुश्त मिल रहा है। यह ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में खत्म करने की स्थिति में एफसीआई को सरकार आ ही रही है। जिस तरीके से राशन दुकान में भी सरकार चाहती है कि अब वह भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, सरकार डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करे और राशन दुकानों की जगह प्राइवेट सेक्टर्स जो है अब इस देश में अनाज बेचे, गेहूं चावल वही बेचे, हम नहीं देंगे राशन दुकान के जरिए। यह एक रिपोर्ट भी जो सरकार की आई उसने भी यही बताया। इसके मतलब बहुत साफ हैं कि इस देश के भीतर की जो कंगाल परिस्थितियां हैं उसको किस रूप में सुदृढ़ किया जाए, इस इकोनॉमी को डेवलप कर पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं आ पा रही है, या सरकार उस मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है। अगर वो डेवलप करने की सोचेगी तो शायद उसको अपने तौर तरीकों को बदलना होगा गवर्नेंस के, और अगर नहीं सोचेगी तो इसको चलाए रखना होगा किसी भी तरीके से। अगर उसके जहन में है कि 2024 तक सरकार हमारी है तो 2024 तक इस देश को कंगाल बनाए, अगर उसे लगता है नहीं हो 2024 में भी जीत जाएंगे, एक भ्रम की स्थिति इस देश में बनी हुई है, तो 2029 तक यह देश कंगाल होगा। लेकिन सवाल है कि यह देश तो रहेगा ना, यहां के लोग भी रहेंगे। यानी राजनीतिक सत्ता आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी भी जाएगी, तो लेकिन जो भी देश चलाने आएगा उसके सामने तो यही देश होगा, और इस देश की अर्थव्यवस्था के ढांचा भी उसके सामने यही होगा। शायद इस परिकल्पना को समझिए कि जब भारत को आजादी मिली उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी डामाडोल थी, उसको कैसे धीरे धीरे डेवलप किया जाए उसको लेकर पॉलिसी बनी, और प्लानिंग कमीशन ने इसी पर काम करना शुरू किया था। लेकिन आज की तारीख में उस सफर पर गुजरते गुजरते जब हम 75 साल आजादी के बाद आए हैं तो हमारे सामने कोई विजन काम नहीं कर रहा है कि इस देश को मजबूत कैसे किया जाए। उल्टे इसका मसला यह है कि हमको कैसे इस देश से पैसा कमाया जाए, और उस पैसा कमाने की प्रक्रिया में राजनीतिक सत्ता भी बनी रहे और कॉरपोरेट इस देश को चलाने की प्रक्रिया में भी आ जाए, यानी सरकार तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए और हर चीज उस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाए जो पहले अपना मुनाफा देखेगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वह शब्द भी गायब हो जाए जिसमें इस देश को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर देखा गया था। तो क्या वाकई एलआईसी भारत की कंगाल होती अर्थव्यवस्था के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी? स्थिति वही बन रही है। सचेत हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।